कहाँ तक गया था? ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया। लास्ट हम लोग क्या किया था? बजट वाला तो कंप्लीट हो गया ना। हम्म, ठीक है, कोई नहीं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने किया था डुपॉन्ट एनालिसिस। ठीक है, डुपॉन्ट एनालिसिस में क्या देखा था हम लोगों ने? 3 स्टेजेस में रिटर्न ऑफ इक्विटी डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड एसेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर। अल्टीमेट रेशियो क्या बनता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। बट इन क्वेश्चन दे माइट आस्क फॉर द डिफरेंट रेशियोज। ओके, so it is necessary that you know all the ratios, correct? So today we will be discussing ROI and RI. ROI and RI क्या है? क्या है दोनों? ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड व्हाट इज RI? रेसिजुअल इनकम। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और पिछला हम लोग पढ़ा था रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। डुपॉन्ट में क्या देखा था? ROE। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? ROI। ROI में जैसे इनिशियली लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड कि उसका एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जो डेप्रिसिएशन वाला पार्ट हम लोग डिस्कस किया था कि एसेट अगर डेप्रिशिएट हो जाता है सब्सिक्वेंट ईयर्स में, वो हम लोग ROI में कंसिडर नहीं करते, है ना। इन्वेस्टमेंट क्योंकि इंटैक्ट रहता है। मान लो फर्स्ट ईयर में मेरा 10 रुपीज इन्वेस्टमेंट था, 10 रुपीज इनकम था, 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट था। रेशियो क्या क्या बनता है? 10%, राइट? ठीक है, तो इसमें ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर दो मैं फर्म्स कंपेयर कर रहा हूं, किसी का 90 भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में अगर वो इन्वेस्ट करता है, मान लो 10 रुपया, कोई फर्म अगर 10 रुपया इन्वेस्ट करता है तो उसका 10% ही रहेगा, ठीक है। और इसका कितना रहेगा? कितना? 11.1156, ठीक है। अच्छा, तो इवन इफ अगर डेप्रिसिएशन सेम रहता है, मान लो इसमें 10 ही इनकम हुआ है, ठीक है। मान लेता हूं 10 ही इनकम हुआ। अगर ये 10 रुपीज अगर फर्दर इन्वेस्ट करता है, देन दिस रेशियो विल, दिस परसेंटेज विल डिक्रीज, 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है? शॉर्ट टर्मिनिज्म अराइज होता है। मैनेजर्स क्या सोचेगा कि मैं ये 10 रुपीज इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज इन्वेस्टिंग दिस 10 रुपीज विल रिड्यूस माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द disadvantages that we discussed in the last class, ठीक है। now what is the formula of return on investment? profit before interest and tax, profit before interest and tax divided by कैपिटल एम्प्लॉयड, या इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है,
या एवरेज कैपिटल भी हो सकता है। डिनोमिनेटर कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग नाम से हो सकता है डिनोमिनेटर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। नाउ आरआई में क्या होता है, आरआई में हम लोग रेसिजुअल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नाउ व्हाट इज रेसिजुअल इनकम, जो आपका डिविजनल प्रॉफिट होगा, जो डिवीजन का पर्टिकुलर डिवीजन का प्रॉफिट होगा, उसको उससे हम लोग जो एक्सपेक्टेड एक रिटर्न होता है कोई भी डिपार्टमेंट का या कोई कंपनी का, उसको हम लोग माइनस करेंगे। जैसे डिवीजन का अपना एक इन्वेस्टमेंट होगा, उसका एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, ठीक है। सो उसको माइनस करने से जो पैसा बचेगा दैट इज माय रेसिजुअल इनकम, ठीक है। कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच के देखो, आप कहीं पे इन्वेस्ट किया, मान लो मैंने मेरा 10 रुपीज में 10 रुपीज इज द इनकम आफ्टर इन्वेस्टिंग रुपीज 100 इन्वेस्ट करने के बाद 10 रुपीज मेरा इनकम बना। लेकिन ये मैं अगर मार्केट में इन्वेस्ट करता तो मेरे पास 8 रुपए का एक रिटर्न आता। सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल इनकम दैट आई एम अर्निंग इन इन्वेस्टिंग दिस प्रोजेक्ट, कितना एक्चुअल में इनकम हो रहा है, 10 माइनस 8, 2 रुपीज का एक्चुअल में इनकम हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं डिवीजन में इन्वेस्ट नहीं करके भी एफडी में भी रखता तो मेरा 8 रुपया जनरेट हो जाता है कि नहीं, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सो दैट्स वाई आरआई का फॉर्मूला क्या है, जो डिविजनल प्रॉफिट से हम लोग माइनस करेंगे कैपिटल चार्ज या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय जो भी डिवीजन में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो भी डिवीजन में इन्वेस्ट किया है। ये देखो, ये तो ऑब्वियसली परसेंटेज में निकलेगा बट उसमें वैल्यू में निकलेगा, ठीक है। ठीक है, now there is a concept of controllable cost and नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। मान लो दो डिवीजन है x और y, ठीक है, इसका सेल्स है मानता हूं कि 100,000 सेल्स है, ठीक है। फिर उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS जो बोलता है, या ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल देता हूं, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट है मान लेता हूं कि 60 दोनों डिवीजन का। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, है कि नहीं। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो ट्रायल बैलेंसेस में आता है, मैं एग्जांपल के मान लेता हूं कि मेरे पास 3 स्टाफ है जिसको मैं 10 करके पे कर रहा हूं, देन दिस विल बी 30, राइट। सो मेरा नेट प्रॉफिट कितना बना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10, ठीक है। लेट अस एज्यूम कि इन्वेस्टमेंट है, लेट अस एज्यूम इन्वेस्टमेंट है 50, ठीक है। सो व्हाट विल बी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना होगा दोनों का 20%, ठीक है। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट, द थिंग विच इज इन द कंट्रोल ऑफ द डिविजनल मैनेजर।
अभी हम लोग जो परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं डिवीजन का मेजर कर रहे हैं, कंपनी दो कंपनी नहीं है, दो डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन एक्स एंड डिवीजन वाई। नाउ आप बताओ, अगर कोई डिवीजन का परफॉर्मेंस आप मेजर कर रहे हो तो आपको वो चीज़ कंसिडर करना चाहिए जो वो डिवीजन का मैनेजर का कंट्रोल में है। मान लेता हूँ यहाँ पे जो 3 एम्प्लॉयज़ का मैंने पेमेंट किया 10 रुपया करके, हेड ऑफिस बोलता है कि, हेड ऑफिस बोलता है क्या कि 3 स्टाफ नहीं, आप 6 स्टाफ एम्प्लॉय करो। डिवीजन एक्स को बोला है कि 3 स्टाफ नहीं, आप 4 स्टाफ एम्प्लॉय करो, ठीक है। वेदर दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनेजर ऑफ डिवीजन एक्स, डिवीजन एक्स का डिसीजन है या हेड ऑफिस का डिसीजन है? हेड ऑफिस का। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये 30 क्या बन जाएगा, 40, और प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 0, ठीक है, और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी 0। बट दिस डिसीजन हैज बीन टेकन फ्रॉम द हेड ऑफिस, सो दिस इज नॉट द राइट criteria, right parameter on which we should calculate the, or rather evaluate the performance of the division. Something which is beyond the control of the division, we should not incorporate those things while evaluating the performance of a particular division, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वैसा मेंशन कर दिया दिस कॉस्ट इज रिलेटेड टू हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस कॉस्ट को आपको एक्सक्लूड करना है, कंट्रोलेबल कॉस्ट को ही लेना है। अंडरस्टूड? सिमिलरली आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है, पॉइंट समझ गया। जो कॉस्ट या जो मान लो इन्वेस्टमेंट भी नॉट ओनली न्यूमरेटर बट डिनोमिनेटर में भी अगर डिवीजन का कुछ कंट्रोल नहीं है तो वो चीज एक्सक्लूड करना है कैलकुलेशन में, ठीक है। ओनली विल कंसिडर द कंट्रोलेबल कॉस्ट, राइट? ओके, सो विद दिस लेट अस try to solve a few of the illustration given in your book. कितना है पेज नंबर? फोर 463। मेरा बुक इसमें कुछ अलग है। क्विकली रैप अप करते इस चैप्टर को। चलो ये वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि रेसिजुअल इनकम का एग्जांपल है, ठीक है। सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रोस प्रॉफिट हो गया ये। देन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अभी जैसे मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, कहीं पे एवरेज कैपिटल लिख सकता है, कहीं पे टोटल इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू चेंज, ओके। सो इन दिस क्वेश्चन जो कैपिटल है, ऑपरेटिंग एसेट्स है, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस दोनों का एवरेज ले लेना है, ठीक है। सो एवरेज ऑपरेटिंग एसेट इज 3 लाख एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मिनिमम रिटर्न जो है दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। सो विद दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम से जितना रिक्वायर्ड रिटर्न है वो माइनस करने से हम लोग का एडिशनल रिटर्न कितना मिला या रेसिजुअल इनकम कितना मिला दैट विल गेट, ओके। सो ये क्वेश्चन इजी है एकदम। ये वाला करते हैं।
क्या बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग, दो डिवीजन है, दोनों का ऑपरेटिंग एसेट दिया हुआ है 50 लैक्स एंड 1,25,00,000। ऑपरेटिंग इनकम भी है एंड आरओआई है। विच इज मोर सक्सेसफुल डिवीजन इन टर्म्स ऑफ आरओआई? ऑब्वियसली डिवीजन है, ठीक है। यूजिंग 16% एज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कंप्यूट द रेसिजुअल इनकम फॉर ईच डिवीजन, ठीक है। कैसे करोगे? क्या फॉर्मूला आर आई का? हाँ, ऑपरेटिंग इनकम माइनस, हाँ, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी आप बोल लो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग एसेट्स। जनरली हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ा है? एवरेज एसेट्स। प्रॉफिट कुछ ये फॉर्मूला है, डिविजनल प्रॉफिट। अल्टीमेटली एक ही चीज़ है, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर होगा, बट वही है कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका ऊपर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। ठीक है, सो कितना होगा आर आई ऑफ एक्स का और वाई का? प्रॉफिट कितना, ऑपरेटिंग इनकम कितना है 10 लैक्स, इसे माइनस करना है कितना 50 लैक्स का 20%, 16%, एंड इन दिस केस 22,50,000 का से माइनस करना है 125 मल्टीप्लाइड बाय 16%, राइट। So this is 2 lakhs and this is 2,50,000. So in terms of RI, which one is more successful? Division B. But in terms of ROI, division A is successful. ठीक है। Next illustration. Illustration number 5. Following data are given for Delhi division for 2022 return on investment, sales, margin मतलब profit margin, ठीक है। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल लो या जो भी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न है मेरा। कंप्यूट डिविजन्स ऑपरेटिंग एसेट, एसेट ही गिवन नहीं है, मतलब जो डिनोमिनेटर चाहिए हमें वो गिवन नहीं है, वो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? क्या गिवन है यहाँ पे? आरओआई। आरओआई का क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट बोल लो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या ऑपरेटिंग एसेट। इस केस में ऑपरेटिंग एसेट लिख देता हूं, ठीक है। आरओआई कितना गिवन है? 25%। और क्या गिवन है? प्रॉफिट गिवन है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली गिवन है। कितना है प्रॉफिट? 12 लाख मेरा टोटल सेल्स हो गया, उस पर मार्जिन कितना है? 10%। सो दिस इज द प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग एसेट निकल जाएगा, ठीक है। कितना आएगा ऑपरेटिंग एसेट?
कैसे 30,000? $1,20,000 डिवाइडेड बाय 25%, 4,80,000। ठीक है, अभी आर आई निकाल सकते हो। आर आई कितना होगा? आर आई क्या है फॉर्मूला? डिविजनल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या ऑपरेटिंग एसेट बोल लो, माइनस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज लिख रहा हूं तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, लॉजिक सबका वही है, सेम ही है। कितना है डिविजनल प्रॉफिट? 1,20,000 और ऑपरेटिंग एसेट है 4,80,000 एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 18%। कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नथिंग बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना आ रहा है? 33,600। ठीक है, समझ आया? 33,600। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ कुछ फिगर्स जो कि गिवन नहीं है ना, ये सारे फिगर्स गिवन नहीं है, ये सारे हमें निकालना है। ठीक है, पहला क्या निकालना है? एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर कैसे निकाल सकते हो? डिवीजन एक्स का विद द गिवन इंफॉर्मेशन। एसेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं? टर्नओवर बाय सेल्स और टर्नओवर बाय सेल्स बाय, सेल और टर्नओवर तो सेम ही है भाई, सेल्स बाय एसेट्स, है ना। तो एसेट टर्नओवर क्या होगा? सेल्स कितना है? सेल्स बाय ऑपरेटिंग एसेट, राइट। सेल्स कितना है? 5 लाख और ऑपरेटिंग एसेट 1 लाख। कितना हो गया? 5 टाइम्स। ऑपरेटिंग एसेट और टोटल एसेट में डिफरेंस क्या है? कुछ कुछ चीज़ें हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल वगैरह आता है, वो सब हमें एक्सक्लूड करना है, जो जो बेसिकली बिजनेस में प्रैक्टिकली यूज़ हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं आता है? टोटल एसेट में इंटेंजिबल क्यों नहीं आता है? टोटल एसेट इज़ अ टर्म, ठीक है, वो तो आ सकता है ना टोटल एसेट। ठीक है, टोटल एसेट भी लिख लो, बट लॉजिकली दोस थिंग्स हैव टू बी एक्सक्लूडेड। कहीं पे कोई बैलेंस शीट में अगर इन वो इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, देन टोटल एसेट बिकम्स ऑपरेटिंग एसेट। वो केस टू केस बेसिस में आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या निकालना है? मार्जिन। मार्जिन निकाल लोगे? मार्जिन मतलब प्रॉफिट मार्जिन, है ना। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बाय सेल्स, मतलब ऑपरेटिंग इनकम बाय सेल्स यहाँ इस केस में, है ना। कितना ऑपरेटिंग इनकम? 25,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs।
कितना? उसके बाद क्या निकालना है? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बोल लो, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एसेट्स, है ना, इंटू 100। कितना ऑपरेटिंग इनकम? 25,000। एसेट्स एम्प्लॉयड कितना है? 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 25%। ठीक है। नेक्स्ट डी में क्या निकालने बोला है? सेल्स निकालने बोला है। कैसे निकालोगे सेल्स? विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन सेल्स कैसे निकालोगे? एनी आइडिया? इनकम और मार्जिन, एनीवन एल्स? मार्जिन कैसे निकालते हो? क्या क्या गिवन है? मार्जिन कैसे निकालते हो? हाँ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 होता है कि नहीं? मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, है ना। तो मेरे पास अगर मार्जिन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट मतलब इनकम भी दिया हुआ है, तो मैं सेल्स नहीं निकाल सकता? निकल जाएगा। सो सेल्स क्या होगा? ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय मार्जिन। कितना ऑपरेटिंग इनकम? 30,000 डिवाइडेड बाय 0.4%। 75 lakhs। नेक्स्ट क्या निकालना है? ऑपरेटिंग एसेट। कैसे निकालोगे ऑपरेटिंग एसेट? देखो, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को यूज करके निकालना है। एसेट वाला, एसेट का जिक्र कहाँ पे होता है? ये हमारे पास अभी ये चीज भी आ गया ना, यहाँ पे 75 lakhs भी आ गया। ये चार चीज है हमारे पास। कहाँ पे ऑपरेटिंग एसेट का जिक्र होता है? किसमें ऑपरेटिंग एसेट आता है? क्या इसमें आता है? सेल्स में नहीं आता है। क्या ऑपरेटिंग इनकम में आता है? नहीं आता है। मार्जिन में आता है? नहीं। ROI में आता है? ROI का क्या फॉर्मूला है? हाँ हाँ, ROI में क्या क्या फॉर्मूला ROI का? ROI का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बोल लो, है ना। वही लिख दे तो बेटर होगा। PBIT डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या निकालना है अभी? टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब ऑपरेटिंग एसेट निकालना है ना। तो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना चाहूंगा, क्या फॉर्मूला बनेगा? PBIT डिवाइडेड बाय ROI, है ना। सो अगर नाम चेंज कर दूं क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एसेट्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय ROI। ऑपरेटिंग इनकम कितना है? 30,000। ROI कितना है? 2%, 15 lakhs। ठीक है। और एक चीज आ गया हमारे पास, 15 lakhs। इसके बाद क्या निकालना है? एसेट टर्नओवर।
एसेट टर्नओवर कैसे निकलता है? सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स। सेल्स कितना है? 75 लैक्स। एसेट कितना है? 15 लैक्स। टर्नओवर क्या है? 5 टाइम्स। ठीक है, लास्ट वाला खुद कर लेना, सिर्फ मुझे बता दो कैसे करना है। सेल्स निकालना है विद दिस 3 इंफॉर्मेशन। कैसे निकालोगे? किसमें सेल्स यूज होता है, कौन सा फॉर्मूला में? एसेट टर्नओवर में यूज होता है। क्या फॉर्मूला है एसेट टर्नओवर का? सेल्स बाय टोटल एसेट। तो एसेट दिया हुआ है और टर्नओवर भी दिया, तो सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना? ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम कौन सा फॉर्मूला में यूज होता है? इसमें यूज होगा, है ना? तो क्या फॉर्मूला होगा? मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालना है। सेल्स तो हम लोग निकाल लेंगे पहले ही, सेल्स मान लो यहाँ पे निकाल लिया, तो ऑपरेटिंग इनकम निकल जाएगा, है कि नहीं? डाउट है किसी को? उसके बाद क्या निकालना है? आरओआई। आरओआई निकालना है। आरओआई कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो ऑपरेटिंग इनकम है हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के जगह ऑपरेटिंग एसेट यूज करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर? हाँ, कमेंट ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिवीजन, व्हाट क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड एज देयर इज अ रिजल्ट। ठीक है, कुछ लिख देना, इसका आरओआई ज़्यादा है तो ये बेटर है, उसका टर्नओवर ये है तो रिटर्न क्विक आएगा, वैसा टाइप का कुछ लैंग्वेज बना के लिख देना। ठीक है, इसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, सो प्रॉफिट मार्जिन का पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर है, आरओआई का पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर है, एसेट टर्नओवर का पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर है, बस। ठीक है, 3 पैरामीटर 3 ही है ना, परसेंटेज तो 3 ही है, 3 का बेसिस में किस में कौन सा बेटर है वो लिख देना। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। An investment center has net asset of 8 lakhs and made profit before interest and taxes of 1,60,000. The notional cost of capital is 12 lakhs. ठीक है, तो इससे हम लोग आरआई तो इजीली निकल जाएगा, है ना? फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? An opportunity has arisen to invest in a new project of 1 lakh. 1 लाख का एक नया प्रोजेक्ट मिला है. The project would have 4 years of life and would make profits of 15,000 each. So हमें क्या निकालना है? What would be the ROI with or without investment? दोनों केसेस में ROI क्या होगा? Base your calculation on opening book values. Would the investment center manager wish to undertake the investment if the performance is judged on ROI? और सेकंड में क्या निकालना है? RI निकालना है, और उसमें भी पूछा है कि क्या इन्वेस्टमेंट करेगा, RI का बेसिस में और ROI का बेसिस में। ठीक है, सो पहले हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन, कॉपी कर लेते हैं ना, इसका बेटर होगा। ये क्वेश्चन है, पहले क्या निकालना है? ROI, है ना? एक हो गया विद इन्वेस्टमेंट, और एक विदाउट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। विद इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कितना होगा? 1 लाख प्लस 75,000, सॉरी 160 प्लस 15,000, और विदाउट इन्वेस्टमेंट इट विल बी 160। ओके, इन्वेस्टमेंट कितना है? विद इन्वेस्टमेंट 8 लाख के साथ और एक जुड़ जाएगा जो कि है 1 लाख, है ना, और इसमें 8 लाख। विदाउट वाला पहले लिखना चाहिए था, बट ठीक है। कितना आएगा? 19.44%, 20%। क्या वो सिलेक्ट करेगा? नहीं, विद इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, उसका आरओआई कम हो जा रहा है बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। लेकिन आरआई अप्रोच में देखता है क्या होता है। आरआई अप्रोच में भी विद इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट। आरआई कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? डिविजनल प्रॉफिट माइनस इन्वेस्टमेंट, जो भी लिख लो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, विद इन्वेस्टमेंट डिविजनल प्रॉफिट कितना होगा? 175, है ना। इसे हम लोग माइनस कितना करेंगे? जो 9 लाख का इन्वेस्टमेंट है उसका ऊपर कितना परसेंट? 12%। कितना? 67,000। और विद इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा था? विदाउट इन्वेस्टमेंट 160 से 8 लाख का ऊपर 12%, 64,000। तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? विद इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो दैट इज द लिमिटेशन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला ना कि आरओआई का यही लिमिटेशन है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके कभी कभी लोअर रिटर्न दिखाता है, बट विच डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पिक्चर, ठीक है। So this is all about ROI। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में जो कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है वो भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसको हमें एक्सक्लूड करके प्रॉफिट, डिविजनल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, या ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है वो कंट्रोलेबल कॉस्ट का ही होना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट जो है वो कंट्रोलेबल इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज ईवीए। क्या है ईवीए? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अभी जो किया है ना हम लोग, आरआई जो किया है कुछ कुछ वैसा ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। उसमें क्या किया था? प्रॉफिट से हम लोग माइनस किया था जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है और एक्चुअल रिटर्न है उसका डिफरेंस ही कैलकुलेट किया था, है ना। बट दैट वाज फॉर अ पर्टिकुलर डिवीजन,
but generally EVA is calculated for the company as a whole generally, but you can also calculate for it for a particular division also. इसमें कैसे निकालते हैं EVA? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा रिजिड है, ठीक है, इसमें हमें कंसीडर करना है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। इससे हम लोग माइनस करेंगे कैपिटल का भी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, WACC, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसमें अगर मान लो EVA पॉजिटिव आया, then we'll accept the proposal. If EVA is negative, then we'll not accept the proposal. If EVA is 0, then it makes no difference whether you accept or reject, right? इतना तो clear है. Now, why EVA is important? Traditional measures like ROI या RI या ROE, it ignores not exactly RI but ROI or ROE, it ignores cost of capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसिडर नहीं किया जाता वो दोनों में। RI में किया जाता है नो डाउट, RI का भी लिमिटेशन है कि उसमें जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट लिया जाता है उसमें कुछ चीज़ें जो एक्सक्लूड करना चाहिए वो नहीं किया जाता है, इसलिए इट इज़ अ मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ RI, ठीक है। एंड EVA ensures true profitability by including cost of debt and cost of equity, ठीक है। Now NOPAT मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग मतलब कैश, वो बनाए थे आप लोग कभी वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेशन फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाए थे ना। 3 कैटेगरी क्यों किया जाता है वहाँ? क्योंकि ऑपरेटिंग वाला को अलग करना है, फाइनेंसिंग वाला को अलग करना है, इन्वेस्टिंग वाला को अलग करना है। अगर मान लो आपका जो प्रॉफिट निकला है उसमें फाइनेंस चार्जेस भी है, मान लो इंटरेस्ट ऑन डेट या इंटरेस्ट ऑन लोन्स भी है, तो उसको हमें हटाना है, ठीक है। या प्रॉफिट में आपका इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, उसको भी हटाना है, उस कंपोनेंट को भी हटाना है। या कुछ R&D एक्सपेंसेस है जो कि कैपिटलाइज होना चाहिए, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर है जो कि कैपिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि R&D इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, वो एडिशनल आप कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रेगुलर ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी खर्चा है वही कंसिडर करना है, अदर देन ऑपरेशंस जो भी है उसको एक्सक्लूड करके हमें NOPAT निकालना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। तो कुछ एक्सक्लूजन लिस्ट है, जैसे R&D एक्सपेंसेस, कुछ एडजस्टमेंट्स जो हम लोग करने वाले हैं। क्या चीज का करने वाले हैं? जैसे एड बैक R&D एक्सपेंसेस, कुछ R&D एक्सपेंसेस को एड बैक कर देंगे, ठीक है। इसका रीजन क्या है? वाई? बिकॉज दिस इज ट्रीटेड एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, है ना, दिस इज नॉट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। फिर अगर गुडविल का अमोर्टाइजेशन है, गुडविल अमोर्टाइजेशन,
ये भी ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ रियल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर अगर कुछ और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स हो गया या डेट्स हो गया, ठीक है, उसको दीज आर फाइनेंस कॉस्ट, है ना, दीज आर नॉट ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिर अगर डेफर्ड टैक्स, नॉर्मल टैक्स को कंसीडर करना है, बट डेफर्ड टैक्स को हमें कंसीडर नहीं करना है, डेफर्ड टैक्स को कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज डेफर्ड टैक्स एक्चुअली ऑपरेट मतलब करंट पीरियड का ऑपरेशन में नहीं आता है, ठीक है, अंडरस्टूड। या और कुछ ऑपरेटिंग इनकम है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, तो उसको आप क्या करोगे, लेस करोगे ना, ये सारा तो ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करना है प्रॉफिट से, तभी ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन क्वेश्चन में कैसा रहेगा ना, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ रहेगा, मान लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है आपका 100, यहां पे बोला गया इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 10 बोला गया है, ठीक है, और टैक्स रेट बोला गया है से 25%। अब बताओ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, सिर्फ एक ही आइटम एडजस्ट करना है 10, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, एक ही आइटम को एडजस्ट करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को ही एडजस्ट करना है प्रॉफिट के साथ, तो क्या मिल जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलो कुछ भी बोलो, कितना होगा, गलत ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना 100, पैट है कितना 100, और क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 10, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो अगर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करूं तब प्रॉफिट कितना होता, हाँ नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है भाई, वापस से मत मारो, 100 इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 110 होता, हाँ जस्ट एड बैक ही कर देना है, नहीं बोलो क्या, यो मतलब अप्रोच सही है बट कैलकुलेशन देखो, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है ना, तो टैक्स हमें करेक्ट वैल्यू पे अप्लाई करना है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें टैक्स अप्लाई करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, हाँ नहीं ऐसे करने से नहीं आएगा ना, ग्रॉस अप कर दो कितना, 25/125, टैक्स कितना आ रहा है 20, टैक्स आ रहा है 20,
ठीक है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। क्या मैच नहीं हो रहा, तो कैलकुलेशन गलत किया करो फिर कैसे होता है। कितना, 133, हाँ ग्रोसअप तो 75 से कर दो ग्रोसअप। कितना टैक्स कितना आ रहा है, 33.33। ग्रोसअप करना सिखाया था ना, सो दिस विल बिकम 133.33, ठीक है। ये बहुत बार सिखाया है, बहुत बार सिखाया है। डिवाइड कर दो ना सिंपली, ग्रोसअप करना है तो माइनस करके जो परसेंटेज निकलता है, मान लो 10% है तो 90% से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब भी इंक्रीज वाला वैल्यू आता है तो टैक्स वाला पोर्शन से माइनस कर दो, मतलब कि अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है, इससे ज़्यादा होगा ना वैल्यू, कोई परसेंटेज मतलब कोई एक्स वैल्यू के ऊपर परसेंटेज मार के ये वैल्यू अराइव हुआ है, तो सिंपली क्या करना है, नीचे में 100 माइनस जो भी परसेंटेज है उसे डिवाइड कर दो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, समझ आया। नहीं तो ये भी समझ नहीं आता है तो वैसा करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। अगर 25 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है, मान लेते हो 25 रुपीज़ है, ठीक है। तो वैल्यू कितना होगा, जो वैल्यू गिवन है आफ्टर वाला गिवन है ना, कितना होगा 75, तो 100 होने से कितना होगा, ठीक है। ये 100 का जगह तुम जो भी वैल्यू दिया हो वैसे अप्लाई कर दो, तब भी वही चीज़ निकलेगा। आ रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया। इसमें क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें इंटरेस्ट ऐड करना है। कितना इंटरेस्ट, 10, 143.33 निकल गया, ठीक है। इंटरेस्ट क्यों ऐड किया, बिकॉज दिस नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट को हमने ऐड बैक किया, तो ये बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, निकल गया ना, बट बिफोर टैक्स, ठीक है। अभी इसमें वापस से टैक्स अप्लाई करना है, कितना 25%, कितना आएगा 35.83, ठीक है। सो नोपेड कितना निकलेगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 107.52 50 जो भी है, ठीक है। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर क्वेश्चन में कुछ इसी तरीका से दिया हुआ रहेगा। पहले आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ रहेगा, उसको ग्रोसअप करना है, ग्रोसअप करके क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा। फिर उससे जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको ऐड करना है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको माइनस करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी माइनस किया हुआ है फिगर है ना, उसको ऐड बैक करने से सही फिगर आएगा। आप अगर ट्रायल बैलेंस इमेजिन करो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमेजिन करो, डेबिट वाला एक्सपेंसेस वाला इधर रहता है, ये माइनस करने के बाद ही मुझे प्रॉफिट मिलता है ना। अगर उल्टा जाना है तो ये चीज़ माइनस किया हुआ चीज़ प्लस करना पड़ेगा, प्लस किया हुआ चीज़ माइनस करना पड़ेगा। वो करने के बाद हमें क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और उसका ऊपर जो भी वैल्यू आएगा उसका ऊपर टैक्स रेट जो गिवन है वो अप्लाई कर दो। कभी कभी टैक्स रेट डायरेक्टली गिवन नहीं भी हो सकता है, देन आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना, कितना परसेंटेज अप्लाई हुआ है खुद निकाल लेना परसेंटेज,
ठीक है, डायरेक्टली परसेंटेज में इट मे नॉट बी गिवन। उसके बाद नोपैट मिल जाएगा, फिर नोपैट यूज़ करके यू कैन इजीली फाइंड आउट EVA। ठीक है, मेन कैलकुलेशन नोपैट का। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर इसका क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।